हमारे YouTube चैनल सब कॉन्टिनेंट बायोग्राफी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को मुगल सम्राट औरंगजेब के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब के नाम से जाना जाता है और उनकी उपनाम आलमगीर, मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे, जिसने जुलाई 1658 से 1707 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। उनके शासनकाल में मुगल भारतीय उपमहाद्वीप की लगभग संपूर्णता में फैले अपने क्षेत्र के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गए। व्यापक रूप से अंतिम प्रभावी मुगल शासक माने जाने वाले औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी को संकलित किया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शरिया और इस्लामी अर्थशास्त्र को पूरी तरह से स्थापित करने वाले कुछ राजाओं में से एक थे। आरंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म दाहोद में 1618 में हुआ था। उनके पिता सम्राट शाहजहां थे, जो तिमुरीद वंश के मुगल घर से थे। उत्तरार्ध अमीर तैमूर के वंशज थे, जो तिमुरीद साम्राज्य के स्थापक थे। औरंगजेब की मां मुमताज महल फारसी रईस आसफ खान की बेटी थी, जो वजीर मिर्जा गियास के सबसे छोटे बेटे थे। औरंगजेब का जन्म मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट अपनी पौतिक दादा जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुआ था। औरंगजेब ने युद्ध, सैन्य रणनीति और प्रशासन जैसे विषयों को कवर करते हुए मुगल रियासत की शिक्षा प्राप्त की। उनके पाठ्यक्रम में इस्लामी अध्ययन और तुर्कीक और फारसी साहित्य जैसे विद्वानों के क्षेत्र भी शामिल थे। औरंगजेब अपने समय की हिंदी में धारा प्रवाह बड़े हुए। 28 मई 1633 को औरंगजेब मौत से बच गए, जब एक शक्तिशाली युद्ध हाथी मुगल शाही शिविर के माध्यम से भगदड़ मच गई थी। उन्होंने हाथी के खिलाफ सवारी की और उसकी सूंड पर लांस से प्रहार किया और सफलतापूर्वक खुद को कुचले जाने से बचाया। औरंगजेब की वीरता की सराहना उनके पिता ने की, जिन्होंने उन्हें बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया और उन्हें सोने से तौला और 2 लाख रुपए के उपहार भेंट किए। इस घटना को फारसी और उर्दू की आयतों में मनाया गया था और औरंगजेब ने कहा, अगर हाथी से लड़ाई मेरे लिए घातक रूप से समाप्त हो गई होती तो यह शर्म की बात नहीं होती। मौत सम्राटों पर भी पर्दा गिरा देती है, यह कोई अपमान नहीं है। शर्म इस बात में थी कि मेरे भाइयों ने क्या किया। बुंदेला युद्ध। वह ओरछा के विद्रोही शासक जुझार सिंह को वश में करने के इरादे से बुंदेलखंड भेजे गए बल के नाम मात्र के प्रभारी थे, जिन्होंने शाहजहां की नीति की अवहेलना करते हुए दूसरे क्षेत्र पर हमला किया था और अपने कार्यों के लिए प्रायश्चित करने से इनकार कर रहे थे। व्यवस्था के अनुसार औरंगजेब लड़ाई से दूर पीछे की ओर रहे और अपने जनरलों की सलाह ली, क्योंकि मुगल सेना इकट्ठा हुई और 1635 में ओरछा की घेराबंदी शुरू की। अभियान सफल रहा और सिंह को सत्ता से हटा दिया गया। वाइसरॉय। उन्हें 1636 में दक्कन का वाइसरॉय नियुक्त किया गया था। निजामशाही लड़के राजकुमार मुर्तजा शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान अहमदनगर के खतरनाक विस्तार से शाहजहां के जागीरदार तबाह हो गए थे, जिसके बाद सम्राट ने औरंगजेब को भेजा, जिसने 1636 में निजामशाही वंश को समाप्त कर दिया था। 1637 में औरंगजेब ने सफविद राजकुमारी दिलराज बानो से शादी की, जिन्हें मनोप्रांत राबिया-उद-दौरानी के भी नाम से जाना जाता है। उसी वर्ष औरंगजेब को बगलाना के छोटे राजपूत साम्राज्य पर कब्जा करने का प्रभारी रखा गया था, जिसे उन्होंने आसानी से कर लिया था। 1638 में औरंगजेब ने नवाब बाई से शादी की, जिन्हें बाद में रहमत अल निसा के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब को तुरंत आगरा नहीं लौटने से बल्कि 3 सप्ताह बाद अपने पिता की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। शाहजहां उस समय जहां आरा को स्वस्थ करा रहे थे और हजारों जागीरदार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आगरा पहुंचे थे। औरंगजेब को सैन्य पोशाक में आंतरिक महल परिसर में प्रवेश करते देख शाहजहां नाराज हो गए और तुरंत उन्हें दक्कन के वाइसरॉय के पद से बर्खास्त कर दिया। गुजरात में उनके शासन को धार्मिक विवादों के साथ चिह्नित किया गया था, लेकिन उन्हें स्थिरता लाने के लिए पुरस्कृत किया गया था। बल्ख के राज्यपाल। 1647 में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात से बल्ख का राज्यपाल बनाने के लिए स्थानांतरित कर दिया, एक छोटे बेटे मुराद बख्श की जगह, जो वहां अप्रभावी साबित हुए थे।
यह क्षेत्र उज़्बेक और तुर्कमेन जनजातियों के हमले के अधीन थे। इसके बाद और भी कई सैन्य भागीदारी हुए क्योंकि औरंगजेब को मुल्तान और सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। शाहजहां ने जोर देकर कहा कि अगर औरंगजेब खेती को विकसित करने के प्रयास करते हैं तो चीजों में सुधार किया जा सकता है। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को उत्तरी भारत में इस्तेमाल की जाने वाली जब्त राजस्व प्रणाली का विस्तार करने के लिए नियुक्त किया। शाह शुजा, जिन्होंने बंगाल में खुद को सम्राट घोषित किया था, ने अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और इसने औरंगजेब को पंजाब से एक नई और बड़ी सेना के साथ मार्च करने के लिए प्रेरित किया, जो खजवा की लड़ाई के दौरान लड़ी गई थी, जहां शाह शुजा और उनके चेन मेल बख्तरबंद युद्ध हाथियों को औरंगजेब के वफादार बलों द्वारा भेजा गया। शाह शुजा तब अराकान भाग गए, वहां उन्हें स्थानीय शासकों द्वारा मार डाला गया। औरंगजेब ने दारा पर मुगल ग्रैंड विजियर सादुल्ला खान को जहर देने का आरोप लगाया। लड़ाई, हार और पीछे हटने की एक श्रृंखला के बाद दारा को उसके एक जनरल द्वारा धोखा दिया गया था, जिसने उसे गिरफ्तार कर लिया और बांध दिया। 1658 में औरंगजेब ने दिल्ली में अपने औपचारिक राज्याभिषेक की व्यवस्था की। उनके शासनकाल के तहत मुगल साम्राज्य ने किंग चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान दिया, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति बन गई, जो पश्चिमी यूरोप की संपूर्णता से अधिक है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे धनी उपखंड बंगाल सुबह प्रोटो औद्योगिकरण का संकेत दिया। कराधान नीति। सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद औरंगजेब ने अपने सभी विषयों को प्रभावित करने वाले 80 से अधिक लंबे समय से चले आ रहे करों को भेज दिया। जबकि मस्जिदों का निर्माण विषयों के लिए शाही कर्तव्य का कार्य माना जाता था, औरंगजेब के नाम पर कई फरमान भी है, जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, देहरादून में एक गुरुद्वारा, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर और शत्रुंजय जैन मंदिरों सहित मंदिरों, मठों, चिश्ती मंदिरों और गुरुद्वारों का समर्थन करते हैं। 1663 में लद्दाख की अपनी यात्रा के दौरान औरंगजेब ने साम्राज्य के उस हिस्से पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया और डेल्डन नामग्याल जैसे वफादार विषय, श्रद्धांजलि और वफादारी का संकल्प लेने के लिए सहमत हुए। डेल्डन को लेह में एक भव्य मस्जिद का निर्माण करने के लिए भी जाना जाता है, जिसे उन्होंने मुगल शासन को समर्पित किया था। औरंगजेब स्वयं 4 दिसंबर 1686 को पहुँचे और बीजापुर की घेराबंदी की कमान संभाली। 8 दिनों की लड़ाई के बाद मुगल विजयी हुए। सैन्य उपकरण। मुगल तोप बनाने का कौशल 17वीं शताब्दी के दौरान उन्नत हुआ। सबसे प्रभावशाली मुगल तोपों में से एक को जफरबख्श के रूप में जाना जाता है, जो एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रित तोप है। पैदल सेना, जिसे बाद में सिपाही कहा जाता था और जो घेराबंदी और तोपखाने में विशेषज्ञता रखती थी, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उभरी। औरंगजेब अपनी धार्मिक पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पूरे कुरान को याद किया, हदीसों का अध्ययन किया और इस्लाम के अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया और कुरान की प्रतियों को स्थानांतरित किया। औरंगजेब का अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक उदार स्वभाव था। धार्मिक होने के नाते उन्होंने इस्लामी सुलेख को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में उनकी पत्नी राबिया उद दौरानी के लिए औरंगाबाद में लाहौर बादशाही मस्जिद और बीबी का मकबरा का निर्माण भी देखा गया। मुगल सम्राट औरंगजेब को इस्लामी सुलेख के कार्यों को संरक्षण देने के लिए भी जाना जाता है। नस्क शैली में कुरान पांडुलिपियों की मांग उनके शासनकाल के दौरान चरम पर थी। सैयद अली तबरीजी द्वारा निर्देशित होने के बाद औरंगजेब खुद नक्श में एक प्रतिभाशाली सुलेख लेखक थे, जो कुरान पांडुलिपियों द्वारा प्रमाणित थे, जो उनने बनाया था। उनके प्रवेश के बाद सबसे शुरुआती निर्माणों में से एक संगमरमर की एक छोटी मस्जिद थी, जिसे मोती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। मुगल साम्राज्य में कपड़ा उद्योग मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बहुत मजबूती से उभरा
और विशेष रूप से मुगल सम्राट के फ्रांसी चिकित्सक फ्रैंकोइस बर्नियर द्वारा अच्छी तरह से नोट किया गया था। 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने एक फरमान प्राप्त करने की असफल कोशिश की थी जो उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में नियमित व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करेगी, ने एंग्लो मुगल युद्ध शुरू किया। 1690 में यह महसूस करते हुए कि युद्ध उनके लिए अनुकूल नहीं हो रहा था, कंपनी ने माफी के लिए अनुरोध करने के लिए औरंगजेब के शिविर में दूत भेजे। कंपनी के दूतों ने सम्राट के सामने खुद को दंडवत किया, एक बड़ी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की और भविष्य में इस तरह के कार्यों से बचने का वादा किया। 1689 तक गोलकुंडा की विजय दक्षिण में मुगल जीत ने मुगल साम्राज्य को 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित किया, जिसकी आबादी 158 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन वह वर्चस्व अल्पकालिक थे। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु उत्तराधिकारी नियुक्त किए बिना हुई, लेकिन उन्होंने अपने 3 बेटों को आपस में साम्राज्य को विभाजित करने का निर्देश दिया। उनके बेटे एक संतोषजनक समझौते तक पहुंचने में विफल रहे और उत्तराधिकार के युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। औरंगजेब का तत्काल उत्तराधिकारी उनका तीसरा बेटा आजम शाह था, जो जून 1707 में औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह प्रथम की सेना द्वारा जजाऊ की लड़ाई में हार गया था और मारा गया था। औरंगजेब का उपनाम सिंहासन का आभूषण होता है। उनका चुना हुआ शीर्षक आलमगीर दुनिया के विजेता का अनुवाद करता है। औरंगजेब का पूर्ण शाही शीर्षक था अल सुल्तान अल आजम वल खकान अल मुकर्रम हजरत अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर प्रथम, बादशाह गाजी, शहनशाह सल्तनतुल हिंदिया वल मुगलिया। औरंगजेब को दयालु के खलीफा, इस्लाम के सम्राट और भगवान के जीवित संरक्षक सहित कई अन्य उपाधियों का भी श्रेय दिया गया था। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।